क्वेश्चन है? नो। टेस्ट हो गए आपके, कंप्लीट हो गए? जी। ओके, क्लास के बाद सबमिट करा दीजिएगा मुझे, ठीक है? चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही व यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो लेसन है बेसिकली वो आज हम ड्रामा स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 2 का। एमए इंग्लिश पार्ट 2 का ड्रामा हम आज स्टार्ट करेंगे। और पोइट्री अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज पार्ट 2 का ड्रामा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ड्रामा की डायरेक्टली बुक स्टार्ट करवाने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी सॉरी, कि बेसिकली ड्रामा क्या है, इसकी क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या टर्म्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं और ड्रामा को कैसे पढ़ते हैं। जैसे पोइट्री को पढ़ने से पहले हमने पोइट्री को देखा, उसके अंदर रिदम होता है, मीटर होता है, लैंग्वेज, कंसेप्ट, एवरीथिंग हमने पहले एक डिटेल में देखी, फिर हमने पोइट्री को समझा। और इसी तरह हम ड्रामा को पढ़ रहे हैं तो पहले हम ड्रामा के बारे में पूरी नी हाउ लेंगे, फिर हम ड्रामा की बुक को स्टार्ट करेंगे ताकि जब हम बुक पढ़ें उसके अंदर जो चीज़ें आएँ हम उनको खुद आइडेंटिफाई कर सकें, जिस तरह हम पोइट्री के अंदर लिटरेरी टर्म्स को, थीम्स को, हर चीज़ को आइडेंटिफाई करते थे खुद से। इसलिए राइटर की बायोग्राफी से भी पहले, ड्रामा स्टार्ट करने से पहले हमें ड्रामा के बारे में जानना ज़रूरी है। देखते हैं कि ड्रामा क्या है। व्हाट इज़ ड्रामा? Drama is a type of literature telling a story which is intended to be performed to an audience on the stage. ड्रामा जो होता है ना, बेसिकली ये ड्राम से निकला है, जिसका मतलब होता है मूव करना या एक्ट करना। ठीक है, आप किसी चीज़ के आप मूव करते हैं या उस चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं। तो ड्रामा जो है ये एक टाइप ऑफ लिटरेचर है जिसके अंदर आपको एक स्टोरी बताई जाती है, जो आपको डायरेक्टली भी बताई जा सकती है और इनडायरेक्टली भी बताई जा सकती है। जैसे हम बुक्स हैं ड्रामा की हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो ये वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी है। दूसरे नंबर पे जब लिटरेचर को लिखा नहीं जाता था, शायद ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, उस टाइम पे लिटरेचर नहीं लिखा जाता था तो ओरल लिटरेचर होता था। लिखने से भी पहले जो ओरल टाइप ऑफ लिटरेचर थी उसके अंदर जो ड्रामाज वगैरह लिखे जाते थे उनको पब्लिश नहीं करवाया जाता था। वो जो उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उनके थ्रू ही स्टेजेस के ऊपर परफॉर्म किया जाता था और वहाँ पे ऑडियंस आते थे और बाकायदा देखते थे। जिस तरह अभी हम सिनेमास में फ़िल्म देखने जाते हैं तो वो फिल्म जो होती है वो स्क्रीन के ऊपर होती है, ठीक है। लेकिन जो एंशियंट थिएटर्स थे, आगे थिएटर्स की पिक्चर भी है इस स्लाइड के अंदर, हम देखेंगे कि किस तरह के होते थे। वहाँ पे ऑडियंस आके बैठते थे और उनके सामने स्क्रीन के ऊपर नहीं बल्कि उनके सामने जो कैरेक्टर्स होते थे ड्रामा के अंदर वो प्ले करते थे, वो वहाँ पे एक्ट करते थे और लोग उनको बरह रास्त देखते थे, ठीक है। वो होता है ड्रामा। ड्रामा में और नावल में यही फ़र्क है कि नावल जो होता है वो थ्रू डायलॉग्स हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जो ड्रामा होता है उसको बाय एक्ट हम देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। जनरली वाइल ड्रामा इज़ द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ अ प्ले। जनरली अगर इसको देखा जाए, ये तो इसके सिंपल एक डेफिनेशन मैंने पहले आपको ड्राम से निकला है, इसका मतलब मूव और एक्ट, ये इसकी टेक्निकल एजुकेशन डेफिनेशन बताई। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है सिंपल डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी टाइप में कि ड्रामा क्या होता है। अब हम देखते हैं जनरल व्यू ऑफ ड्रामा क्या है। जनरली वाइल ड्रामा इज़ द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ अ प्ले। जनरली आमतौर पे इसको देखा जाता है, ड्रामा जो है प्रिंटेड टेक्स्ट होती है एक प्ले की, ठीक है। प्ले वही होता है जिसमें आप एक्ट करते हैं। द वर्ड थिएटर ऑफन रेफर्स टू द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्टेजेस। थिएटर मीन्स सिनेमा, जहाँ पे ड्रामास वगैरह को एक्ट किया जाता है उसको रेफर किया जाता है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्टेज। देखिए, थिएटर और ड्रामा दोनों इंटर रिलेटेड हैं। विदाउट ड्रामा देर इज़ अ थिएटर के बगैर जो है ना ड्रामा का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, और ड्रामा के बगैर थिएटर की एग्जिस्टेंस नहीं है। ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है एक ड्रामा के अंदर वो क्या होती है, थिएटर। प्रोडक्शन वो होती है जो प्ले करते हैं, जब उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग्स इस्तेमाल होती हैं, जो सोर्सेज यूज़ होते हैं, वो होती है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो है थिएटर से रिलेटेड है और थिएटर ड्रामा से रिलेटेड है और ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है।
थिएटर दस इन्वॉल्व्स एक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द स्टेज। वही बात मैं जो बता रही थी, थिएटर किसको बोलते हैं? एक एक्शन टेकिंग प्लेस होती है, स्टेज होता है, जहाँ पे स्टेज होता है, जहाँ पे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, कैरेक्टर्स वहाँ पे प्ले करते हैं अपना प्ले जो होता है उनका ड्रामा, उस जगह को थिएटर बोलते हैं। द लाइटनिंग, द सीनरी, द अकम्पनिंग म्यूजिक, द कॉस्ट्यूम्स, द एटमोसफियर एंड सो ऑन। ठीक है, तो थिएटर के अंदर क्या चीज़ आती है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या चीज़ें आती हैं? उनकी जो लाइट स्टेज होता है, उसके बाद लाइटनिंग होती है, जो लाइटिंग होती है, सीनरी, एटमॉस्फेयर और म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्रोडक्शन में, जो सोर्सेज आप प्ले के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हमने ड्रामा की टेक्निकल डेफिनेशन देखी, लिटरेरी डेफिनेशन देखी और जनरल देखी, और इसका रिलेशन देखा थिएटर से। ठीक है, आगे चले। क्लियर है जी। ठीक है, दूसरे नंबर पे ड्रामा की सिंपल डेफिनेशन को देखने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। जब आप एक ड्रामा को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रामा के एलिमेंट्स कितने होते हैं, कैसे कैसे एक ड्रामा डेवलप होता है। जैसे पोइट्री का हमने देखा कि पोइट्री डिफरेंट थिंग्स से, सिंपली तो डेफिनेशन देखा ना, एक कंपोजिशन ऑफ अ मेट्रिकल कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पोइट्री। फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी कि जो टीच करती है, जो डिलाइट करती है। फिर हमने उसके जो कंपोनेंट्स हैं पोइट्री के वो देखे कि एक पोइम जो है वो किन किन फिगर्स के ऊपर बेस करती है और उसको कितने तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है। इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है कि ड्रामा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अगर होंगी तो ड्रामा बनेगा। अगर ये चीज़ें उसके अंदर इनमें से एक भी मिस हो जाती है तो उसको एक्चुअल ड्रामा कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में सबसे पहली जो चीज़ होती है, एक की चीज़, सेंटर ऑफ द ड्रामा, और जिस चीज़ के ऊपर पूरा प्ले बेस करता है वो उसका प्लॉट होता है। ठीक है, और प्लॉट किसको कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को। जो इवेंट्स ड्रामा के अंदर होते हैं, शाबाश, ओके जो इवेंट्स होते हैं ड्रामा के अंदर डिफरेंट, जैसे हम एक्ट्स को पढ़ते हैं, कोई वाक़यात होते हैं जिनके थ्रू स्टोरी चलती है, वो होता है प्लॉट के ऊपर पूरी कहानी बेस करती है। अगर उसका प्लॉट मजबूत है तो वो जो ड्रामा होगा, वो प्ले होगा या नॉवल, कुछ भी होगा, वो क्या होगा? वो एक मास्टरपीस होगा। और अगर उसका प्लॉट कमज़ोर है, वीक है, उसके अंदर कोई गलतियां हैं, तो फिर वो ड्रामा जो है वो एज इट इज़ ड्रामा कंसिडर नहीं होगा। जिस तरह के एक मुझे जहन में नहीं आ रहा अभी, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर जो है प्लॉट के कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं मिलते। ठीक है, उसकी जो सीक्वेंस है, जो एक स्टोरी के अंदर जान होती है ना, वो नहीं मिलती। पार्ट 1 के ड्रामा की बात कर रही हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। जबकि उसके साथ ही हमने इडिपस रेक्स को पढ़ा और उसके बाद हमने डॉक्टर फास्टस को पढ़ा। इन दोनों का प्लॉट बहुत ज़बरदस्त था। आपने देखा एक के बाद इवेंट, एक के बाद, यानी कि स्टोरी सारी जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। ये नहीं है कि अब ये बात हो गई, नेक्स्ट सीन में जाके पता नहीं कौन सी वाली बात हो रही है और थर्ड सीन फिर पहले सीन से मिल रहा है, ये चीज़ नहीं है। बल्कि जो पहला सीन है उसके बाद एक सीक्वेंस के साथ जिस तरह से चीज़ें हैं उसी प्रोसेस में चल रही हैं, तो वो एक बेहतरीन प्लॉट था। और ईडिपस के प्लॉट की जो है ना वो एग्जाम्पल्स लिटरेचर के अंदर दी जाती हैं। जबकि वहीं से अगर उसी जो ड्रामास हमने पढ़े उनमें इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स यूज़ हुए हैं जो कि इंटर रिलेटेड नहीं हैं आपस में, तो एक बेहतरीन प्लॉट नहीं है। तो प्लॉट की समझ आ गई कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को प्लॉट बोलते हैं। और प्लॉट कितनी टाइप के, एक तो सिंपल प्लॉट होता है जिसमें एक स्टोरी, बस एक इंसान की स्टोरी और वो चल रही है, एंड होता है, हमें पता चल जाता है कि ये हो गया, ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। एक कम्प्लेक्स प्लॉट होता है जिसके अंदर आगे स्टोरी विद इन स्टोरी होती है। अभी ये जो आप मॉडर्न ड्रामास पढ़ेंगे ना, ये जो होंगे कम्प्लेक्स प्लॉट बेस्ड होंगे, जिसके स्टोरी विद इन स्टोरी होती है। आपकी स्टोरी चल रही है, बीच में आपके पेरेंट्स की चल रही है, फिर आपके सिस्टर्स की चल रही, ब्रदर्स की, सबकी ऐसे चल रही होती है, आपके बीच में सर्वेंट्स की भी चल रही होती है। तो जब ये आते हैं तो यहाँ पे इसके सब प्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कम्प्लेक्स प्लॉट भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आती है आपकी सेटिंग। सेटिंग जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। सेकंड के अंदर देखा जाता है कि द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कि उसके अंदर टाइम कौन सा यूज़ हुआ और प्लेस कौन सी यूज़ हुई। ठीक है, कुछ प्लेस ऐसे होते, जैसे एक नॉवल हमने पढ़ा था
द टेल ऑफ टू सिटीज आई थिंक वो 2 या 3 डेज बेस्ड था, ठीक है। उसमें एक सुबह से स्टोरी स्टार्ट होती है और फिर जो है एंड पे ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ये जो इडिपस रेक्स का है उसके अंदर भी एक पूरा एक सिनेरियो था कि एक हमें पता चलता है कि इडिपस के जो यूथ है जब उसकी पीक पे है उसकी लाइफ, उस टाइम पे उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलती चली जा रही है, एंड पे जाके ख़त्म होती है। तो एक पूरा टाइम सीक्वेंस दिया हुआ है। लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनमें कोई बहुत लंबा टाइम स्पेन होता है। आप देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर आप ड्रामास देखते हैं, उसमें स्टोरी चल रही होती है तो फिर आपको वो एक नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि 3 साल बाद, 3 महीने बाद ये काम हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें कि उसके अंदर टाइम और प्लेस कौन कौन सी जगहों पे, जैसे इडिपस पेस का है जो वो कौन कौन सी जगह पे, थीब्स में था और दूसरी कौन सी प्लेस थी, कॉर्नस, दूसरी कौन सी प्लेस थी आपको याद होगा हलीमा, थीब्स के बाद दूसरी, नहीं याद? नो। ओके कोई बात नहीं है, ठीक है। इस टाइम और प्लेस जो होती है उनका बहुत रोल होता है, और टाइम का मतलब है कि टाइम कौन सा था, कितने दिन, कितने महीने और कितने साल जो है स्टोरी चलती रहती है ये, और प्लेस का कि कौन कौन सी जगहों पे स्टोरी होती है, ठीक है। उसमें आपसे बिल्डिंग्स, घर भी शामिल हो जाते हैं, वो इलाका भी शामिल हो जाता है, सिटी और कंट्री भी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लॉट के बाद अगर कोई चीज़ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग से भी ज़्यादा, ठीक है। प्लॉट किससे बनता है, कैरेक्टर से। अगर कैरेक्टर नहीं होंगे तो आपका प्लॉट नहीं बनेगा, क्योंकि इवेंट्स किसके थ्रू होते हैं, इवेंट किससे होते हैं, कैरेक्टर से होते हैं। अगर कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो आपका इवेंट जो है वो नहीं बनेगा, इवेंट नहीं होगा तो प्लॉट नहीं बनेगा। और कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, पीपल आर क्रिएचर्स इन अ प्ले, जो एक्ट करते हैं प्ले के अंदर, जिनके थ्रू स्टोरी चलती है, वो कैरेक्टर्स होते हैं। 4th नंबर पे है डायलॉग कन्वर्सेशन इन अ प्ले, जो आपस में वो कम्युनिकेशन करते हैं, जो उनके डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। अब वो कैरेक्टर्स जस्ट बैठ के या मूव करके तो स्टोरी को नहीं चलाते ना, ठीक है। उस स्टोरी आगे प्रोग्रेस कैसे करती है, जब आप डायलॉग के थ्रू बात करते हैं। अगर वो बोलेंगी नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, तो जो ऑडियंस सामने बैठी हुई है उसको कैसे पता चलेगा, जस्ट मूवमेंट से तो पता नहीं चलेगा, वो मूवमेंट के साथ साथ डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं, ठीक है। फिर एक प्ले जो है वो कंपोज होता है। नंबर 5 पे आ जाती हैं थीम्स। ये एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की बात कर रहे हैं, इनको जहन में रखिएगा। थीम जो है द सेंट्रल थॉट ऑफ अ प्ले, द आइडिया और आइडियाज विच अ प्ले डील्स। थीम बोलती है एक सेंट्रल थॉट ऑफ अ प्ले के जिस चीज़ के ऊपर, जिस आइडिया को जहन में रख के वो प्ले लिखा गया, आइदर आप प्ले के थ्रू क्या आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी किंग और क्वीन की स्टोरी की बात कर रहे हैं, आप किसी सोशल इशू पे बात कर रहे हैं, आप किसी कॉमन इशू पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एटसेट्राज, इसमें डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन थीम वो होती है, थीम यूनिवर्सल आइडिया होता है, और आप थीम के थ्रू लोगों को बताते हैं कि आप क्या बताना चाह रहे होते हैं। जो एक बेसिक पार्ट ऑफ द स्टोरी होता है, जिसके ऊपर आपकी स्टोरी पूरी बेस करती है, वो होती है थीम, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सीनरी, नंबर 6 पे आ जाती है सीनरी। द वेरियस एलिमेंट्स दैट आर यूज टू क्रिएट अ पर्टिकुलर विजुअल सेटिंग फॉर अ प्ले। सीनरी के अंदर वेरियस एलिमेंट्स आ जाते हैं जो ये चीज़ को क्रिएट करते हैं, एक पर्टिकुलर विजुअल सेटिंग, ठीक है। सीनरी के जब आप बात कर रहे हैं, एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उस टाइम पे उनका कैसा एटमॉस्फेयर है, सीनरी कैसी है। आप जब हेडा गैदलर को पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको हर एक्ट से पहले सीनरी आपको बताई जाएगी कि अगर ड्राइंग रूम की बात हो रही है तो ड्राइंग रूम का सिनेरियो कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर लाउंज की बात हो रही है तो आपको लाउंज के उसमें बताया जाएगा, ठीक है। जहाँ भी जिस भी तरीके में वो बात करेंगे, उससे पहले का सारा सिनेरियो आपको वो बताएंगे। चेरी ऑर्चर्ड में भी इस तरह से ही है, जब प्ले स्टार्ट होता है तो आपको बताया जाता है कि ये जो सीज़न है वो कौन सा है, धुंध कैसी है, ठीक है, अब इस मौसम में क्या हो रहा है, और ड्राइंग रूम जो उनका प्ले रूम है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ आपको बता के फिर आपको आगे लेके जाते हैं। और ये जो सीनरी है ना,
ये हमें ये कोई इस किसी एक चीज़ के साथ ये जुड़ी हुई नहीं है कि मॉडर्न ड्रामाज में ही मिलेगी या आपको एंशियंट जो ग्रीक और क्लासिकल ड्रामाज उनमें ही मिलेगी। आप इडिपस को देख लें, उसमें भी जब वो स्टार्टिंग में भी हर उसमें बताया जाता है कि अब ये सिनेरियो, अब ये बताया जाता है कि अब जो लोग हैं वो जो किंग है उसकी कोर्ट में जमा हो रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, उन्होंने हाथों में जैतून की वो छड़ियाँ सी उठाई हुई हैं कि वो प्रे करने आए हैं किंग के पास कि जो थीब्स के अंदर एक डिजीज़ है उससे कैसे हम छुटकारा हासिल करें, उसके बारे में कोई जो है वो इक़दामात करें, ठीक है। फिर उसके बाद ओथेलो के अंदर भी आपको ऐसे ही बताया जाता है कि ये इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। वो बताया जाता है स्टार्टिंग में कि इयागो और वो रोडिग्रो जो है वो आपस में कंस्पायरी कर रहे हैं कि इस तरह से जाके हम डेस्डिमोना का जो फादर है उसको थोड़ा सा जो है वो अर्ज करेंगे, उसको पम्पट करेंगे। फिर अगर हम डॉक्टर फोस्टर्स की बात करें तो उसमें भी आपको बताया जाता है कि वो अपनी स्टडी के अंदर बैठा हुआ है, उसके स्टडी रूम जो है उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। फिर उसका आगे प्रोसीजर चलता है। तो इसी तरह जितने भी आप ड्रामाज, वेटिंग फॉर गोडो अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर, उसमें भी बताया जाता है कि दो जो हैं पैसेंजर्स हैं दो, और वो जहाँ पे बैठे हुए हैं वो जगह बड़ी वीरान सी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा बैरन सा है, मतलब लेजी सा, ठीक है। तो जितने भी ड्रामास आप क्लासिकल को उठा के देख लें या आप जो है मॉडर्न को देख लें, उसमें सिनेरी जो सीनरी है वो मस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलें। Yes. Clear. ओके, अब हम देखते हैं कि टाइप्स एलिमेंट्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइप्स ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा की टाइप्स देखें। ड्रामा तो अभी हम कितनी टाइप के पढ़ेंगे, हर तरह के, कोई कॉमेडी होगा, कोई ट्रेजिडी होगा, कोई ट्रेजिक कॉमेडी होगा। ड्रामा तो वो सब होते हैं, लेकिन आगे उसकी टाइप्स होती हैं कि अगर ये ड्रामा है तो वो किस तरह का ड्रामा है। सबसे पहली जो चीज़ जो आती है ड्रामा के अंदर वो ट्रेजिडी है। देखें, जब ड्रामा लिखना स्टार्ट हुआ था ना तो वह ट्रेजिडी बेस्ड ही स्टार्ट हुआ था। क्लासिकल जितने भी ड्रामाज हैं उनमें से 85% जो ड्रामाज हैं वो ट्रेजिडी बेस्ड हैं। पार्ट 1 में आप 4 ट्रेजिडीज पढ़ते हैं, 4 ट्रेजिडीज हैं क्लासिकल ड्रामा की, और जस्ट 1 कॉमेडी ड्रामा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एर्नेस्ट। और अगर इसमें आप आ जाती हैं पार्ट 2 के अंदर, इसमें भी 4 के 4 ही ट्रेजिडीज हैं। हेडा गैबलर भी ट्रेजिडी है, चेरी ओटर भी ट्रेजिडी है, गैलीलियो गैलीलाई भी ट्रेजिडी है, उसके बाद वेटिंग फॉर गोडो ये भी ट्रेजिडी है, ठीक है। ये ट्रेजिडी ही है, ये मॉडर्न मैंस की ट्रेजिडी थी, वो क्लासिकल मैन की ट्रेजिडी थी। तो जो ड्रामा ओरिजिनेट जब हुआ था तो ट्रेजिडी से ही हुआ था। अब देखते हैं कि ट्रेजिडी इन द ग्रीक सेंस, और एक बात और मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ, ये जो ड्रामास था ना ये ग्रीक्स ने लिखना स्टार्ट किया था, फिर ग्रीक्स से ही आगे डिफरेंट जो राइटर्स आते चले गए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, ये टर्म फैलती चली गई, लोगों ने अडोप्ट करना शुरू कर दिया और फिर मज़ीद ड्रामास लिखे गए। लेकिन जो इसको इंट्रोडक्शन हुआ था, ये ओरिजिनेट हुआ था, वो ग्रीक्स में से हुआ था। इन द ग्रीक सेंस अ प्ले दैट एंड्स विद द डेथ ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन मॉडर्न यूज। अच्छा, ये ग्रीक की बात, क्लासिकल जो है उनका ये कंसेप्ट था कि जो ट्रेजेडी है ना उसके अंदर जो एक मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन लीड होती है, जिस तरह के ओथेलो की डेथ हो जाती है, इडिपस रेक्स जो है वो खुद को ब्लाइंड कर लेता है, सेल्फ पनिशमेंट होती है, और उसमें मेन लीड जो कैस्टा है उसकी भी डेथ होती है। इस तरह से और हमने कौन सा पढ़ा था ट्रेजेडी, डॉक्टर फोस्टर्स में फोस्टर्स की भी डेथ हो जाती। तो उनका ये कंसेप्ट था कि जिसके अंदर किसी एक मेन जो कैरेक्टर्स है लीड में से या तो किसी एक की डेथ हो जाए या उसको पनिशमेंट हो जाए, यानी कि जिस चीज़ की हैप्पी एंडिंग नहीं होती वो ट्रेजेडी होती, जिसके अंदर ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं, और वो ट्रेजिक इंसिडेंट्स जो होते हैं वो राइटर जो मेन लीड होती है उसके डाउनफॉल की तरफ लेके जाते हैं, वो ट्रेजिडी होती है। और ये ग्रीक सेंस है, क्लासिकल सेंस है। जबकि मॉडर्न जो सेंस है उसमें कहता है इट रेफर्स टू अ प्ले दैट डजंट हैव अ हैप्पी एंडिंग। जो मॉडर्न राइटर्स हैं उसमें वो लोग ये ज़रूरी नहीं समझते कि किसी की डेथ हो जाए, कोई ब्लंडर हो जाए, नहीं, बस उनका यह कि हैप्पी एंडिंग नहीं होती, जो आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। एक मॉडर्न मैन की साइकी और मॉडर्न मैन का जो डिलेमा है ना, आज के लोगों की उलझने, वो हमारे मॉडर्न ड्रामास के अंदर बयान की गई हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है शायद ये हमारी ही बात हो रही है। तो उनका मेन प्रॉब्लम ये नहीं होता कि किसी की डेथ हो जाए, बस उनका ये होता है कि जो एक स्टोरी को वो लेके चल रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, जब वो एंड पे अचीव नहीं कर पाते तो इसका मतलब है ये ट्रेजेडी थी,
ठीक है। जिस तरह हेडा गैबलर जो है वो अपने जितने भी कैरेक्टर्स थे प्ले के, उनके ऊपर वो ग्रिप लेना चाहती थी, कंट्रोल उनके ऊपर वो करना चाहती थी, रूल करना चाहती थी। वो ऐसा नहीं कर पाती, खुद को शूट कर लेती, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद चेरी ऑर्चर्ड के अंदर वो जो ऑर्चर्ड फैमिली थी, वो कुछ अनप्रोडक्टिविटी के बाइस भी वो कहते थे हम जितने अनप्रोडक्टिव रहे लेकिन चेरी ऑर्चर्ड हमारा ही रहे। लेकिन जाहिर है जब आप अनप्रोडक्टिव में आप कुछ हाथ पाँव नहीं हिलाते, कुछ करते नहीं है, तो कैसे आपको वो चीज़ मिल सकती है जिसकी आपकी डिज़ायर करते हैं। वेटिंग फॉर गोडो के अंदर भी वो गोडो का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली नहीं करते, तो क्या उनकी उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। वो जो चाहते थे वो अचीव नहीं कर सकते, इसलिए उसको ट्रेजेडी ये बताया गया है कि जो मॉडर्न मैन है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी ट्रेजेडी कंसिडर करना स्टार्ट कर लेता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। ठीक है। दूसरा नंबर पे आ जाती है कॉमेडी। कॉमेडी क्या है? इन द ग्रीक सेंस इट इज़ अ प्ले दैट डजंट एंड डेथ। ग्रीक्स जो थे वो कहते थे वो चीज़ कॉमेडी है जिसमें जिसके एंड पे किसी की डेथ नहीं होती, उसकी मेन लीड की डेथ नहीं होती, या उसके अंदर कोई बड़ा डिसास्टर नहीं हो जाता, वो कॉमेडी है। इन मॉडर्न यूसेज, जबकि मॉडर्न टाइम्स के अंदर इट रेफर्स टू अ प्ले दैट एंड्स हैप्पीली और दैट इज़ ह्यूमरस। अच्छा, ग्रीक्स जो होते थे उसके अंदर ह्यूमर हो या ना हो, उनका मेन जो बेसिक प्रॉब्लम था वो कहते थे किसी की डेथ नहीं होती तो वो कॉमेडी है। लेकिन जो मॉडर्न राइटर्स हैं ये कहते हैं उसकी एंड जो है वो हैप्पीली होना चाहिए और उसके अंदर ह्यूमर भी होना चाहिए। ह्यूमरस चीज़ें जो हैं, ह्यूमरस डायलॉग्स, ह्यूमरस कैरेक्टर्स, ये ज़रूर होने चाहिए। अभी ये जो चेरी ऑर्चर्ड है इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे जो बहुत ह्यूमरस थे, क्योंकि ये मॉडर्न ड्रामा है ना, तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है। आगे हम ट्रेजिक कॉमेडी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें ट्रेजिक और वो दोनों एलिमेंट्स मिलते हैं। तो कॉमेडी के बारे में मैं बता रही थी कि उसके अंदर हमें जो भाई होता है उसका गायब, वो जो है बहुत कॉमिक कैरेक्टर होता है। और भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो बहुत कॉमिक होते हैं इसके अंदर, चेरी ऑर्चर्ड के अंदर, क्योंकि ये मॉडर्न ड्रामा है। उसके बाद थर्ड टाइप जो ट्रेजिक कॉमेडी, ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनको हमने पढ़ना है। अब ट्रेजेडी भी पढ़ेंगे हम, कॉमेडी भी पढ़ेंगे और ट्रेजिक कॉमेडी भी पढ़ेंगे। ट्रेजिक कॉमेडी अ प्ले इन विच सीरियस एंड कॉमिक एलिमेंट्स आर मिक्स्ड। ट्रेजिक नहीं होता, ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है। ट्रेजिक कॉमेडी वो होते हैं जिसके अंदर सीरियस और कॉमिक दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ प्रोसेस करते हों, एक साथ चलते हों। उसके अंदर कोई बड़ा ब्लंडर भी होता है, कोई डिसऑस्टर भी होता है, और पोइट जो है वो ह्यूमरस एलिमेंट्स का यूज़ करता है। वो ह्यूमरस एलिमेंट्स का जो है वो यूज़ करता है कि उस एक सीरियस कंडीशन जो चल रही होती है ना, उसके पेन को रिलीव करने के लिए जो पोइट राइटर्स होते हैं वो कॉमेडी का यूज़ करते हैं। और ये जो ट्रेजिक कॉमेडी है ये मॉडर्न में जो ट्रेजिडीज़ हैं उनमें ही हैं ज़्यादातर, क्लासिकल में नहीं है। ठीक है। ट्रेजिक कॉमेडी हम पढ़ेंगे चेरी ऑर्चर्ड में। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओरिजिन और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ड्रामा क्या है। ड्रामा इज जनरली थॉट टू हैव स्टार्टेड इन ग्रीक बिटवीन 600 एंड 200 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले जो है ना ड्रामा स्टार्ट हुआ था। लिखे जाना कब, कहाँ पे? ग्रीक के अंदर। हलीमा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इंग्लिश हिस्ट्री का जो पहला पीरियड है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 1600, 200 BC. कब कब? Don't know. डोंट नो, क्योंकि कभी इन चीज़ों को देखा ही नहीं है और आपको ज़रूरत भी क्या है देखने की। पार्ट 2 में आप आ गए और आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में नहीं पता। ये बहुत जो है ना पेनफुल बात है। हिस्ट्री ऑफ, आप मुझे सिर्फ इतना ही बता दें कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो पहला एरा है वो कौन सा है, उसका क्या नाम है? वो था ये माइंड में यार मैंने परसों देखा था। अगर किसी चीज़ को गौर से देखा हो ना तो वो माइंड में आ जाती है। आप स्टूडेंट हैं, आप हर टाइम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आप पढ़ रहे हैं। इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर कितने पीरियड्स हैं? चलो यही बता दें मुझे। पहला था एलिजाबेथन पीरियड। नो,
इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर टोटल 8 पीरियड्स हैं। 8 पीरियड्स। पहला पीरियड है एंग्लो सेक्सन पीरियड, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। ये 450 से स्टार्ट होता है और 166 तक ये एंड होता है। दूसरा जो है वो है मिडल इंग्लिश पीरियड, जिसको मेडिवल एरा भी बोलते हैं। ये 166 से स्टार्ट होता है और 1500 तक चलता है। थर्ड जो आपका एरा है वो रिनाइसेंस का है, जो 1500 से स्टार्ट होता है और 1560 और इससे ऑनवर्ड चलता है। ठीक है। फिर उसके बाद नियो क्लासिकल एज आ जाती है, जिसके अंदर ये अलेक्जेंडर पोप हैं, और ये इनके बाद फिर आपकी जो है रोमांटिक एज आती है। रोमांटिक के बाद आपकी विक्टोरियन एज आती है। विक्टोरियन के बाद मॉडर्न, और मॉडर्न के बाद अब पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, 8 हो गए। इसके ऊपर भी मुझे एक लेक्चर रखना ही पड़ेगा, पार्ट 1 और 2 दोनों के स्टूडेंट्स को कंबाइन करके ना मैं पढ़ाती हूँ किसी दिन। इसके ऊपर ऐसी चीज़ों के ऊपर भी नज़र डाल लिया करें कभी। ठीक है। तो आप देखें 600 में लिखा जा रहा है ड्रामा, और पहला इंग्लिश पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 450 से। ठीक है, 450 से स्टार्ट हो रहा है, और 200 ये जो एक और चीज़ जो BCs है ना, ये उल्टा चलती हैं। 200 से 600, 200 इसमें बड़ा है और 600 छोटा है। ठीक है, ये वो मतलब इनका जो इनकी काउंटिंग है वो उलट है। 200 से 600 में जाएगा, 600 से फिर ये 800 में जाएगा, और जिस तरह से हम ऊपर से जाते हैं ना, 800 के बाद छोटा 600 होता है, 600 के बाद 200, इस तरह इसमें ऊपर जा रहा है। 200 के बाद 600 बड़ा है, सॉरी हाँ, 600 के बाद 200 बड़ा है, और 200 के बाद फिर आगे कोई है ही नहीं है, सबसे छोटा 100 पे आता है। समझ रही है बात को? Okay. Although some critics trace it to Egyptian religious rites of coronation. अच्छा, ड्रामा बेसिकली स्टार्ट हुआ था ग्रीक्स में 200 to 600 तक BC में। उसके बाद अगरचे कुछ क्रिटिक्स ऐसे थे जिसने इसको ट्रेस किया कहाँ पे, जो इजिप्टियन जो थे, यानी कि मिस्र के जो रिलीजियस रिट्स थी, रिट्स बोलते हैं जो हम ये रिलीजियस कस्टम्स जो हमारी होती हैं, जो रिलीजियस रिवाज होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, कि वो उनको फॉलो करके फिर ड्रामा लिखना स्टार्ट किया था। लेकिन बेसिक जो टर्म है ये ग्रीक से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये देखें आगे उन्होंने किसी और को नहीं बयान किया, ग्रीक ड्रामा को ज़्यादातर बताया कि ग्रीक ड्रामा क्या है। इन ग्रीक ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज वर एसोसिएटेड विद रिलीजियस फेस्टिवल्स। और जो ग्रीक ड्रामा होता था उसमें ज़्यादातर ड्रामास किसके ऊपर बेस्ड होते थे? या तो उसमें रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात होती थी। द ग्रीक प्रोड्यूस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामास। ग्रीक्स जो थे वो जस्ट एक रिलीजियस बेस्ड ड्रामास को ही प्रोड्यूस नहीं करते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामास प्रोड्यूस करते थे मेनली, जिसमें मेन एस्पेक्ट जो होता था वो ट्रेजेडी होती थी, ट्रेजेडी के बाद कॉमेडी होती थी। ठीक है, ये 2 टाइप्स उनकी बहुत ज़्यादा जो हैं वो फेमस थी। मैंने आपको बताया ना, ट्रेजिक कॉमेडी जो है वो बहुत कम थी क्लासिकल में, वो मॉडर्न इन्वेंशन है। अच्छा, और फिर जब हम ग्रीक ड्रामा की बात करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम सोफोक्लीज को और यूरिपिडीज को भूल जाएं? 3 एस्चाइलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज 3 ट्रेजेडियंस हैं। इनका ट्राइंगल बना हुआ है कि ये मेन 3 राइटर्स ऑफ ट्रेजेडीज थे ग्रीक हिस्ट्री के अंदर, ग्रीक लिटरेचर के अंदर। इनका बहुत नाम है, एस्चाइलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज। और हमने किसका ड्रामा पढ़ा है? ग्रीक का कौन सा ड्रामा हम पढ़ चुके हैं? कौन से राइटर का? सोफोक्लिस का। हाँ जी, सोफोक्लिस का पढ़ चुके हैं। यूरिपिडीज और एस्चाइलस का हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। द बेस्ट राइटर ऑफ कॉमेडी वाज अरिस्टोफेंस। और हमने देखा 2 फॉर्म्स थी, ट्रेजेडी और कॉमेडी। और ट्रेजेडी में सोफोक्लिस, यूरिपिडीज और एस्चाइलस थे, और जो बेस्ट राइटर ऑफ कॉमेडी था क्लासिकल एरा में ग्रीक हिस्ट्री में वो था एरिस्टोफेंस। ठीक है, ग्रीक थिएटर्स में वो जिस तरह के कैरेक्टर्स होते थे ना, उसी तरह के मास्क वगैरह पहन के, उस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहन के वो जो है वो एक्ट करते थे। तो ये वहाँ पे दिखाया हुआ है उन्होंने कि ग्रीक्स जो होते थे वो किस तरह के मास्क पहनते थे। मोस्टली ये चीज़ जो है ना, आपने देखा वो इडिपस की जो बुक है उसके ऊपर जो पिक्चर इडिपस की बनी हुई है भी कुछ इस तरह से ही सिमिलर सी है। तो वो इसी तरह के मास्क पहनते थे, और उनके जो बनावट होती थी वो भी इसी तरह की होती थी रियल में भी। अच्छा,
ग्रीक ड्रामा के बाद है रोमन ड्रामा. द रोमन्स इनहेरिटेड द ड्रामा ट्रेडिशन फ्रॉम द ग्रीक्स. रोमन्स ने कहाँ से इनहेरिट किया, कहाँ से ट्रेस किया ड्रामा की ट्रेडिशन को? ग्रीक से. द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर हेल्प्ड स्प्रेड ड्रामा टू मैनी प्लेसेस इन यूरोप एंड मेडिटेरियन वर्ल्ड. सेनेका इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोमन ट्रेजेडीज. अब जो रोमन्स थे, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो रोमन एम्पायर थी, बहुत उसने हेल्प किया, क्योंकि रोमन जो थे ना वो पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे. इवन के वो ग्रीक्स से भी ज़्यादा, और जो ब्रिटिश हैं, जो अमेरिकन्स हैं, इनसे भी ज़्यादा अगर किसी नेशन ने लिटरेचर बहुत लिखा है तो वो रोमन्स हैं. ठीक है. इंग्लैंड के अंदर भी जब स्टार्टिंग में कोई भी लिटरेचर का किसी को कुछ पता भी नहीं था, उस टाइम पे रोमन्स आए थे. रोमन्स ने फतह किया था इंग्लैंड को, और वहाँ पे उन्होंने लिटरेचर स्टार्ट किया था. और फिर बाद में काफ़ी देर बाद इंग्लैंड के लोग जब थोड़ा सा वो थोड़ा उनको शऊर आया, वो एबिलिटी उनको मिली, फिर उन्होंने दोबारा से अपना जो इंग्लैंड है वो रोमन से दोबारा से छीना था. इनकी एक पूरी एक वार हुई थी, फिर ये लोग जीते. फिर इंग्लैंड का दौर जो है वो स्टार्ट हुआ इंग्लिश पीपल्स का. उससे पहले इंग्लैंड के ऊपर जिस तरह हिंदुस्तान के ऊपर पहले मुसलमानों की हुक्मरानी थी, इसी तरह रोमन्स की हुक्मरानी थी इंग्लैंड के ऊपर. ठीक है. और ये जो रोमन राइटर, जब भी हम सेनेका की बात करते हैं तो ये रोमन ट्रेजेडियंस है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो इंग्लैंड के लोगों ने ड्रामा को फिर जो है दुनिया की हर शाख में फैला दिया, फिर चाहे वो यूरोप हो या कोई. रोमन थिएटर. अच्छा, मैं कह रही थी ना कि देखिए हम देखेंगे पिक्चर थिएटर, ये था थिएटर. ये जो प्लेस है ना, ये वाली यहाँ पे ऑडियंसेस बैठ के देखते थे, और यहाँ पे कैरेक्टर्स जो होते थे, एक्टर्स जो होते थे, वो ड्रामा प्ले करते थे. ठीक है. पता चल रहा है ना. उस टाइम पे लिखा, जैसे हमारे सामने अब बुक्स की सूरत में है, उस टाइम पे लिखा नहीं जाता था. जस्ट थ्रू परफॉर्मेंसेज स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता था, और एक से ज़्यादा बार, अगर कोई ज़्यादा लोगों को पसंद आता था तो उसको बार बार करके दिखाया जाता था. ठीक है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं मेडिवल ड्रामा. मेडिवल ड्रामा आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ. मुझे लगता है कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. खास तौर पे मेरी स्टूडेंट. द मिडल एजेस स्टार्ट विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. मिडिल एजेस कब स्टार्ट होती हैं? अब ये जो बात होगी ना, ये इंग्लिश पीपल्स की बात होगी, जब उन्होंने रोमन से अपना जो कंट्री था वो वापस लिया था. मोस्ट ऑफ क्लासिकल लर्निंग वाज लॉस्ट इन मेडिवल टाइम. जब मेडिवल टाइम आया था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारी जो क्लासिकल लर्निंग्स थी, क्लासिकल लर्निंग्स और क्लासिकल लिटरेचर था. देखिए, जब कोई जंग होती है, आप एक स्टैब्लिश्ड वे में रह रहे होते हैं, आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, आपको बैनिश कर दिया जाता है एक मुल्क से, या आपने घर छोड़ के किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं. ऐसा होता है ना. इसी तरह जो वार हुई, एक इस्टेब्लिश्ड कंट्री है जो उसको दोबारा से जो जंग की गई, वहाँ के लोगों को वहाँ से जाना पड़ा, माइग्रेशन करनी पड़ी, तो बहुत सारी ज़ाहिर है उस टाइम पे तबाही बहुत ज़्यादा हुई, डिस्ट्रक्शन हुई, तो बहुत सारा लिटरेचर जो था वो लॉस्ट हो गया, लिखी हुई चीज़ें. क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग तो थी नहीं, प्रेस तो थे नहीं कि आप कंप्यूटर का दौर है, चलें आपकी कोई बुक्स वगैरह ज़ाया भी हो जाती हैं तो आपका डाटा कंप्यूटर के रिकॉर्ड में रहता है. उस टाइम पे ये कुछ सिस्टम नहीं था, जस्ट बुक और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते थे वो लिखे हुए होते थे. तो बहुत सारा लिटरेचर जो है वो ज़ाया हो गया था, लॉस्ट हो गया था. द मिडल एजेस वर डोमिनेटेड बाय रिलीजन एंड द स्टडी ऑफ थियोलॉजिकल मैटर्स. अब फिर जो मिडल एजेस आए, उसके अंदर जो डोमिनेटेड थीम्स थी वो थियोलॉजिकल मैटर्स थे. और थियोलॉजिकल का मतलब है लॉजिकल बातें होती थी, जिसमें आप रिलीजन की और ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर हमने पढ़ा कि ब्लैक मैजिक की, इस तरह की सुपर नेचुरल चीज़ें जो होती थी वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती थी. और रिलीजन जो था वो बहुत डोमिनेटेड एस्पेक्ट था, चर्च का रोल था उस टाइम पे. द क्रिस्टन डॉक्ट्राइन एंड क्रिश्चियन वैल्यूज़ वर द मेजर ऑफ एवरीथिंग. उस टाइम पे देखा जाता था जो उनकी ईसाइयों की जो तालीमात हैं उनके थ्रू हर चीज़ को जज किया जाता था. क्या आपने क्रूसिबल पढ़ा है? अमेरिकन लिटरेचर में क्रूसिबल और उसके साथ द मोर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. जी पढ़े थे दोनों. ठीक है. उसके अंदर आपने देखा रिलीजन कितना डोमिनेंट है. चर्च की अथॉरिटी देखिए आपने कितनी ज़्यादा थी वहाँ पे. ये वही दौर था.
ड्यूरिंग द मिडिल एजेस ड्रामा वॉज लुक्ड डाउन अपॉन एज ईवल एंड मीन्स ऑफ करप्शन। और मिडिल एजेस के अंदर ड्रामा को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था, वो कहते थे ये ईवल है और करप्शन बेस्ड है। तो उस टाइम पे बहुत कम ड्रामास प्रोड्यूस किए गए, जो किए भी गए वो इतने वैल्यूएबल नहीं रहे। ड्यूरिंग द मिडल एजेस ड्रामा हाउएवर फेस्ड विद द नीड टू सेपरेट द वर्ड ऑफ गॉड टू इलिटरेट मासेस, द चर्च केम टू डिवाइस सम फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस टू हेल्प इन टीचिंग क्रिश्चियन बिलीव्स एंड बाइबलिकल स्टोरीज। अब जो एक कन्वेंशन चली आ रही थी ड्रामास को प्रेजेंट करने की, वो बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी। जो चर्च की अथॉरिटीज़ थी वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के ड्रामास को प्ले किया जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा उनके जो मैसेज हैं, उनकी जो आवाम है मुल्क की, वो इलिटरेट है, तो उन्होंने सोचा कि इन पढ़ना किसी को आता नहीं था, लिखा हुआ लिटरेचर बहुत कम था, तो फिर उन्होंने सोचा किस तरह से इनको लिटरेट किया जाए, इनको सिखाया कैसे जाए। फिर उन्होंने थ्रू ड्रामास, जो रिलीजन था वो ड्रामा बेस्ड करके परफॉर्म करके लोगों को सिखाया, जिसके अंदर उन्होंने क्रिश्चियन बिलीव्स की बात होती थी, ईसाइयों की जो तालीमात होती उनकी बात होती, और बाइबलिकल स्टोरीज होती थी। तो मिडल एजेस के ड्रामास हमें बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं, और हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर एक भी मिडल एज का ड्रामा नहीं है। मिडल एज के बाद आ जाती है आपका रिनाइसेंस। बहुत मज़े का दौर है, मेरा फेवरेट है रिनाइसेंस। रिनाइसेंस के अंदर द रिनाइसेंस इज द पीरियड दैट फॉलोड द मिडल एजेस। रिनाइसेंस किसके बाद आया? मिडल इंग्लिश, मैंने पहले बात की, सेकंड पीरियड जो था वो मिडल इंग्लिश का पीरियड था। तो मिडल एजेस भी उसको बोलते हैं। मिडल एजेस के बाद जो थर्ड आपका पीरियड है इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर, वो रिनाइसेंस है। It started in Italy in the 14th century and spread to other parts of Europe. ये 14th century में इटली के अंदर स्टार्ट हुआ और फिर पूरे यूरोप के अंदर ये फैल गया। The word Renaissance is a French word. अब देखें ये स्टार्ट इटली में हो रहा है, फैल पूरे दुनिया में रहा है, लेकिन ये वर्ड किस चीज़ का है? फ्रांस का वर्ड है, विच मीन्स रीबर्थ, दोबारा से किसी चीज़ को पैदा करना। अब मेडिवल आपने देखा, ये जो पीछे मेडिवल एरा था, मिडल एजेस थी, उसके अंदर जिस तो रिलीजियस ड्रामाज या कुछ रिलीजियस पोइट्री लिखी जाती थी। इस मिडल जो पीरियड है ना, इसको आप इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर बहुत इग्नोर किया गया, क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा जो चीज़ें थी, कोई इन्वेंशंस हुई ही नहीं थी। तो फिर जब लोग उकता गए, फिर उन्होंने ज़रूरत महसूस की, तो रिनाइसेंस का पीरियड का नाम दिया। वहाँ पे लोग न्यू इन्वेंशंस करने लगे, रीबर्थ ऑफ नॉलेज होने लगी, ठीक है, हर चीज़। फिर उस टाइम पे नॉलेज की जब एंड ऑफ रिनाइसेंस आया था, तो नॉलेज की भरमार हो गई थी, ठीक है। फिर उस टाइम पे जो उनकी डिज़ायर और नीड ऑफ द नॉलेज और नीड ऑफ द बाकी थिंग्स जो थी, वो सारी क्या बन गई? उनकी लस्ट बन गई, जिस तरह हम डॉक्टर फॉस्टस में देखते हैं। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो रिनाइसेंस के एज का ड्रामा है। अच्छा, द रिनाइसेंस पीरियड विटनेस्ड अ न्यू इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड डिस्कवरी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। फिर उसमें क्या हुआ? रिनाइसेंस पीरियड के अंदर हमने एक न्यू इंटरेस्ट देखा, लर्निंग, जिसमें डिस्कवरी होती है नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। अमेरिका किसने डिस्कवर किया था हलीमा?